अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जिनसी हरासानी मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे भगीरथ को बचाया। साबिक़ा वजीर KTR का इल्ज़ाम, कहा बंडी संजय को वजारत से बर्खास्त करे मोदी हुकूमत। BRS इक़्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मंसूबे को 100% मनसूख कर देगी। साबिक़ा वजीर हरीश राव का बयान, कहा कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कर रही है कारोबार। हीरा गोल्ड सरमाके स्कैम में मुबैना तौर पर मुलविस मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख को ED ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद मुंतकिली के बाद जांच का अमल हुआ तेज। तलबा की उम्मीदें खत्म हो गई, तालीमी साल ज़ाय होने से बचाया जाए। नीट पर्चा लीक और CBI जांच को लेकर कांग्रेस लीडर पवन खेरा का बयान। JNU तलबा तंजीम के लीडर उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अबूरी ज़मानत। 1 जून से 3 जून तक मां के इलाज के सिलसिले में अदालत ने दी राहत। ईरान ने अमेरिका से जंगबंदी मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। मुआहदे के लिए लबनान में भी जंग खत्म करने पर दिया जोर। और ईरान से अफजुदा यूरानियम को लेकर इसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इलेक्शन लड़ने भी मैं तैयार हूँ। अमेरिका के सदर ट्रंप के अजीबोगरीब बयानात का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने देखी। रुपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि जिनसी हरासानी मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे भगीरथ को बचाने का काम किया है। उन्होंने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बेटे को भगाते और बचाते भी हैं। उन्होंने बंडी संजय को मरकज़ी वजारत के ओहदे से फौरी तौर पर बर्खास्त करने का भी मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। 9 दिन तक एक पॉक्सो अक्यूज व्यक्ति को अगर किसी ने बचाया हैदराबाद में तो सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी जी हैं। और किसके कहने पे उन्होंने किया ये मैं नहीं जानता, पर बात साफ है। आज अगर आप बताइए मुझे, एक आम आदमी का लड़का या लड़की कोई ऐसा हरकत करता तो क्या उनके पिताजी को या उनके घर वालों को छोड़ती पुलिस? अगले ही दिन पकड़ के 24 घंटे के अंदर वहां बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा के मारपीट करके उनसे सच नहीं उगाते क्या? बस हम इतना ही पूछ रहे हैं कि 9 दिन तक किसने बचाया केंद्रीय मंत्री के जो लड़का है, जिन्होंने पॉक्सो अक्यूज है, जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको किसने बचाया? रेवंत रेड्डी जी ने बचाया। उसमें क्या बोलने वाली क्या बात है, छुपाने वाली क्या बात है? और कुछ कहानियां तो इस हद तक चल रही हैं कि CM साहब के जो एक रिश्तेदार की हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में रखा गया उनको। अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप केंद्र मंत्री हैं, केंद्र में आप होम मिनिस्टर रहेंगे और यहां पे अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है, कैसे इम्पार्शियल इंक्वायरी होगा? इसीलिए हम पूछ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी एक नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से। स्लोगन तो ठीक है साहब, पर जब बात आती है कार्रवाई की, काम की, काम में अगर देखेंगे तो आप यहां पे बेटी बचाओ आप कहते हो, पर यहां पे तो बेटा बचाओ बेटा भगाओ चल रहा है। बेटा को भगाते हो, 9 दिन यहां छुपाते ही है कांग्रेस की गवर्नमेंट और केंद्र मंत्री। तो किसको बचा रहे हैं आप? बेटी को बचा रहे हैं कि आप केंद्र मंत्री को बचा रहे हैं? इसीलिए अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए तो बिल्कुल वो केंद्र मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदे के एक सवाल के दौरान DGP को हिदायत दी कि वो BRS के उस लीडर के खिलाफ तमाम तर जावियों से जांच और तहकीकात और कार्रवाई करें जिस पर 18 साल की लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने का इल्ज़ाम है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 45 साल BRS लीडर के खिलाफ मुकम्मल तौर पर और तमाम जावियों से जाँच की जाए और पुलिस इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करे। చారి గారు ఇప్పుడే మా దృష్టికి తెచ్చిండు. ఇమ్మీడియట్ గా నేను DGP గారికి సూచన చేస్తున్నా, తక్షణమే చారి గారి ఫిర్యాదు మీద విచారణ చేయించండి. నేను వివరాలు తీసుకొని డెఫినెట్ గా చెప్తాను. అంటే నిజంగా డీటెయిల్స్ నా నోటీసులకు రాలేదు. నేను ఇమ్మీడియట్ గా కనుక్కొని చర్యలు తీసుకుంటా। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। उन्होंने भी कहा कि BRS इक़्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मंसूबे को 100% मनसूख कर देगी। बैरून मुल्क दौरे पर मौजूद हरीश राव ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मरकज़ी वज़ारत माहौलियात ने न सिर्फ फार्मा सिटी को मंजूरी दी है, उन्होंने वजाहत की कि मनसूबे में 75% हिस्सा फार्मा सिटी के लिए है और बाकी 25% दीगर सरगर्मियों के लिए मुख्तस करने की हिदायत दी गई थी।
దట్ వాజ్ ఎ కండిషనల్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్. అంటే ఫార్మా సిటీ కోసమే ఈ భూసేకరణ చేస్తున్నాము అని 2013 ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా నోటిఫై చేసి మనం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేశాం. నంబర్ 1. అండ్ ఫార్మా సిటీ పేరు మీదనే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చినాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఢిల్లీ స్పెసిఫిక్ గా రాసింది ఈసీలో, పర్పస్ షుడ్ నాట్ బి డీవియేటెడ్. అండ్ మన యాక్ట్, పార్లమెంట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డీవియేట్ ద పర్పస్, ల్యాండ్ షుడ్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు ద ఫార్మర్స్ అనేది మన పార్లమెంట్ యాక్ట్. అందువల్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏదో ఒక డ్రామా చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ మన హైకోర్టులో కేసు వచ్చింది. కేసు వస్తే ఏమి ఇచ్చింది తెలుసా, గవర్నమెంట్ అఫిడవిట్ నో వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఫార్మాసిటీ అంటున్నారు. హైకోర్టుకు చెప్పాల్సి వస్తే అఫిడవిట్ లో we have not cancelled the pharmacity, we are continuing the pharmacity అంటున్నారు. బయట మాట్లాడితే 4th సిటీ, ఎక్కడుందిరా 4th సిటీ అంటే ఫార్మాసిటీ 4th సిటీ, వేరే ల్యాండ్ అయితే లేదు, వేరే ఎక్విజిషన్ లేదు. కోర్టుకు వచ్చేసరికి వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ ఫార్మాసిటీ అంటున్నారు. అందువల్ల టెక్నికల్ గా వాళ్ళు చేయలేరు. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా ఒక జిమ్మిక్స్, లేదా ఫార్మాసిటీకి వీ నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫార్మాసిటీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, ఫార్మాసిటీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ హౌసింగ్ ఉండాలి, ఫార్మాసిటీ వచ్చినప్పుడు బేసిక్ నీడ్స్ ఉండాలి అనే పేరు మీద ఇవన్నీ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ అది 75 ఉండి ఇది 25 ఉండాలి. కానీ వీళ్ళు 25 ఫార్మా పెట్టి 75 దీన్ని తీసుకొస్తామని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేద్దామని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. రేపు బీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ ఫ్యూచర్ సిటీ, గీచర్ సిటీ అన్ని రద్దు చేస్తాం. అక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మా సిటీని రిస్టోర్ చేస్తాం. అంటే మేము ఆశించింది ఏంటంటే కొన్ని వేల కోట్ల, లక్షల కోట్ల ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ అక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి జరిగితే మన స్టేట్ రెవెన్యూస్ పెరుగుతాయి, స్టేట్ ఎకానమీ పెరుగుతుంది, అండ్ లక్షల మంది పిల్లలకు అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూని కూడా మనం సార్ట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అటు ఎంప్లాయ్మెంట్, అటు స్టేట్ ఎకానమీ రెండు కూడా మన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండస్ట్రీ మన దగ్గర నుంచి వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడు ఏమైంది, లైక్ గుజరాత్, ఆంధ్రప్రదేశ్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అట్రాక్ట్ ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. మనోళ్ళే పోయి మన హరబిందో, మన రెడ్డి ల్యాబ్స్, మన హెట్రో వీళ్ళే పోయి ఇప్పుడు ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెడుతున్నారు, ఒకటి గుజరాత్ లో పెడుతున్నారు. వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, మన దగ్గరనే. बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने मगरबी बंगाल में गाय ज़बिया पर पाबंदी के कानून के हवाले से फिर एक मरतबा सख्ती से अमल करने के चीफ मिनिस्टर के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने भी कहा कि पूरे मुल्क में इस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है और किसी भी मुकाम पर गाय के ज़बिया की इजाज़त हरगिज़ नहीं देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि चंद लोग हैं जो पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। The Cow Slaughter Act, which is being now seriously and strictly being implemented in West Bengal, is a welcome step. Cow is a sentimental issue for majority of the Hindus in the country, and many states during the Eid period, Bakrid period, they try to stop the slaughtering of cows with the official missionaries. But still there are some people who are trying to create rift among the two communities by provoking. They purposefully take the cows for slaughtering. There are some people like Kabir in Bengal and some other persons in the entire country who try to make this an issue. And definitely the Gorakshaks who are trying to stop it are targeted by some state governments and by the even groups who are actually against this issues of Goraksha. So therefore, the Subhendu Adhikari's first step to stop the cow slaughter is a welcome step, and other states also should follow it. In Telangana also, Gorakshans are harassed, targeted, and they are now being bound over and also being jailed. So this is where everyone has to understand that the cow has to be respected because it is a sentimental and has got a religious value for the majority of the people living in this country.
GMR ग्रुप की जानिब से हैदराबाद में एरो स्कूल ऑफ एविएशन का आगाज़ किया गया है। यह स्कूल हवाबाजी के शोबे में 10वीं और 12वीं जमात पास करने वाले तलबा को तरबियत फराहम करने का काम करेगा। GMR ग्रुप हैदराबाद के सरबराह अशोक गोपीनाथ ने कहा कि हवाबाजी सनत में बेहतर सलाहियतों के हामिल तलबा की तैयारी के लिए एविएशन स्कूल कायम किया गया है, जो कि हवाई जहाज़ के लिए मखसूस तरबियतें फराहम करेगा। यह स्कूल आलमी सतह पर एक्रेडिटेशन की बुनियादों पर कायम किया गया है। As I was explaining earlier, this school is for professionals who want to pursue a career in aircraft maintenance engineering. We give them a 2-stream, which is a DGCA India accredited course on aircraft maintenance engineering, and similarly we also give a European qualification which is approved by EASA, which is European regulatory body for aviation. So we provide basic aircraft maintenance engineering training in DGCA India and EASA, and also type training, which is aircraft specific training. And this is for professionals who want to pursue a career in aircraft maintenance engineering. Those people who every aircraft when they fly, before flight he has to be certified saying that it is fit to fly. And that kind of a qualification, you need to undergo this training to get that kind of a qualification, and that's where the school is. And we here, the school uniqueness of this school is that this school is set up on a global accreditation basis, as a center of excellence, with where we have Airbus as our knowledge partner. The trainings that we impart are on modern system trainings, on modern equipments, on modern aircraft, system trainers, and the great emphasis is given on the practical aspect of the training. And the school has got attached to it an MRO, because the school is owned by GMR school is owned by the GMR Aerotechnic MRO. So the feature is that they are able to complete the 2-year academic in the school, and then they are having the ability to go to the MRO for the on-job training for 2 years, and they can get a license on the 5th year and pursue a fulfilling career in aviation maintenance. 5,600 करोड़ रुपए के हीरा गोल्ड सरमायाकारी स्कैम में मुबैना तौर पर मुलविस हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक नौहरा शेख गुज़िश्ता कुछ अरसे से मफरूर थी। ईडी हुकाम ने उन्हें फर्जी आधार कार्ड के जरिए गुड़गांव में मुकीम होने की निशानदही के बाद गिरफ्तार किया। बाद में तफ्तीश के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की इत्तलात है। वाज़ेह है कि नौहरा शेख और हीरा ग्रुप पर अवाम से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये जमा करने का इल्ज़ाम है। कंपनी ने 36% सालाना मुनाफा देने का झांसा और लालच देकर बड़ी तादाद में लोगों से सरमाए हासिल किए थे। तमाम सरमाकारों को न सिर्फ मुनाफा बल्कि असल रकम भी वापस न किए जाने पर मुतादिद शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया था। धरना चौक हैदराबाद पर आज सेंटरिंग यूनिट तेलंगाना की मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से एहतजाज किया गया। मजदूरों के हकूक़, लेबर्स के लिए ESI कार्ड्स और डबल बेडरूम्स मकानात समेत दीगर मुतालबात को लेकर बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। सैकड़ों अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत की और यूनियन नुमाइंदों ने मीडिया को इस हवाले से तफसीलात भी बताई। साहब ये 95 में ये जो फाउंडेशन रखे थे 95 से आज तक हमारे प्रेसिडेंट सेंट्रल कमेटी पी कृष्णा साहब आज इसको जो करके आज इसको यहाँ तक लेके आए इस वजह से कि सेंट्रिंग वालों की आवाज़ नहीं थी। जब 95 से पहले सेंट्रिंग वालों की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। आज हमारे पी कृष्णा साहब, जनरल सेक्रेटरी चांद पाशा साहब, हमारे परशुराम रेड्डी साहब, विष्णु रेड्डी साहब, हमारे यादगिरी साहब, सीनू साहब, तमाम मिलकर 95 से आज जो लेके आ रहे हैं कि सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टरों का हक की आवाज़ उठा लेते आ रहे हैं। सेंट्रिंग की आवाज़ उठाने की वजह क्या है बोले तो अपने को लेबर, यानी कि हमारा लेबर कोई ऊपर से गिर के डेट हो गई तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं था। अब जब 95 में फाउंडेशन डालने के बाद ये हिस्से काट के लिए मांग कर रहे हैं हमारे पी कृष्णा साहब, सेंट्रल कमेटी के जितने भी है, ये हिस्से काट के लिए आज हमारी डिमांड है। और हमारे एथनिकों का डेट हो गई, स्पॉट डेट हो गई, तो जो 10 लाख रुपये जो हिस्से काट से मिल रहे 20 लाख रुपये करोड़ की डिमांड है। और हमारा जो 2012 में 2012 में भी था, 2016 में भी स्टॉक के लिए हमारे यहाँ पर 2016 में लास्ट चली थी। 2016 में हमारा 40 रुपीज़ रेट फिक्स करे थे। 40 रुपीज़ रेट फिक्स करने के बाद हमारे थोड़े कॉन्ट्रैक्टर खुद ब खुद अपने आप गिरा लिए, मार्केट में रहना गिरा लेने की वजह क्या है बोलते कंपटीशन की वजह से हमारे लोगों गिराने की वजह से, रेट गिरने की वजह से आज हमारी मांग ये है कि क्या रेट था पहले जो अब रेट क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? अब हम पहले 40 रुपीज़ 2016 में 40 रुपीज़ फिक्स करे थे हमारे सेंट्रल कमेटी पी कृष्णा साहब। अब जो
हमारी मांग है 51 रुपीज़, 51 रुपये हमारी डिमांड है हमारे पी कृष्णा साहब की। 2026 है, 2016 से 2026 आ गया, हमारी मांग है अब 51 रुपये फिक्स करना है रेट, क्योंकि हमारे को 2016 के हिसाब से अगर आप 2026 तक देखें तो साल को 1 रुपया बढ़ रहा है सेंटरिंग वालों को, कोई हिसाब लगाए तो 51 रुपीज़ रेट हो रहा है हम लोग का। हमारी डिमांड ये है बिल्डर इंजीनियर से, हमारे ओनरों से, कि हमारे सेंटरिंग वालों को भी हमारी अपील है, कॉन्ट्रैक्टरों से, कि भाई हमारा रेट जो गिरो मत, और हमारे बिल्डरों से इंजीनियर से भी हमारी अपील है कि हमारा 51 रुपीज़ रेट करो, बल्कि क्योंकि हम 2016 में। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत ख़तरनाक हद तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िला पेदापल्ली के मथारम और सूर्यापेट ज़िला के मंगला में 46.5 डिग्री सेल्सियस से दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान महकमा मौसमियात के माहिर और साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली और पंजाब से लेकर खुद तेलंगाना में भी कई मुकामात पर रेड अलर्ट है, क्योंकि रवा साल पूरा खित्ता शदीद गर्मी की लपेट में आ गया है। आने वाले कुछ दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, विदर्भ रीजन और इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश रीजन और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और इसके साथ ही हमारा, अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें, हमारा ईस्ट यूपी के लिए, ईस्ट यूपी के कुछ हिस्से स्पेसिफिकली साउथ यूपी और ईस्ट एमपी के नॉर्थर्न पार्ट और विदर्भा के कुछ हिस्सों के लिए और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव कंडीशंस की ग्रिप में है और ऑलमोस्ट ये सिनेरियो आने वाले 5 से 7 दिन बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, वेस्टर्न हिमालय रीजन में इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहा है, उसके प्रभाव से वेस्टर्न हिमालय रीजन में मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पे लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिन रह सकती है। और जिसके लिए हमारा स्पेसिफिकली आज हिमाचल के लिए हमारा 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स की विंड भी है, जिसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और उसके अलावा नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा अनुमान है एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले 6 से 7 दिन जो टेम्परेचर्स हैं वो 44 to 46 रहने वाला है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है कल काफ़ी बड़े हुए थे। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा कि तलबा की उम्मीदें ख़त्म हो गई, नीट पर चालीक और सीबीआई जांच पर वो रद्दमल जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भी ऐसा ही हुआ और फिर 2 साल के बाद एक और मरतबा पर चालीक होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो, इसके लिए फौरी तौर पर अमली इक़दामात उठाना ज़रूरी है। ये इस सरकार की दास्तान है। 2024 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, लीक हुआ, सीबीआई तक मामला गया, सीबीआई ने अदालत में कहा कि हमें और समय चाहिए, अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई। लेकिन इस पूरे दौरान छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनकी उम्मीदें खत्म कर दी। ये फिर 2026 में वही हो रहा है। यह सरकार पहले तो जानबूझकर गलतियां करती है, फिर अपने आप को क्लीन चिट दिलवाती है और फिर लोगों का ध्यान किसी और मुद्दे पर ले जाती है। इसको कैसे? जाहिर सी बात है, आप यहां केंद्र में बैठे हुए लीक खेलें, इसका मतलब थोड़े कि लोग अपनी पूरी गाड़ी कमाई भी बर्बाद करें, अपने पूरे 1-2 साल भी बर्बाद करें और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए। तो एक जिम्मेदार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम सीट एलोकेशन करना शुरू कर देंगे ताकि छात्रों का, युवाओं का 1 साल वेस्ट न हो। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि चूंकि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक गाय का ज़बीहा ममनू है, इसलिए मुल्क में कहीं भी इसको कुर्बान नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि कुर्बानी के दीगर जानवरों से भी कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो जाता है, इसलिए तमाम मुसलमानों को इस सिलसिले में एहतियात करने की ज़रूरत है। कि गाय के कुर्बान ही करना कोई ज़रूरी नहीं है, जब अपने मुल्क में कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि आप यहाँ पर गाय को ज़बह नहीं कर सकते, तो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है कि वो गाय की कुर्बानी करे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 1920 में ही उलमाए फरंगी महल इस सिलसिले में फतवा दे चुके हैं, तो लिहाजा गाय की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए और ना
अक्सर हिंदुस्तान में की जाती है, कुछ ही स्टेट्स में की जाती है, वहाँ पर भी इस पे बैन लगना चाहिए। बल्कि इसके अलावा जो और ऐसे जानवर हैं जिनकी कि इस्लाम में कुर्बानी की इजाज़त है, वो आप जो अल्टरनेट है उसको इख्तियार। जेएनयू तलबा तंजीम के लीडर उमर खालिद को दिल्ली फसादात केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। अदालत ने 1 जून से 3 जून तक 3 दिन की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए इस सिलसिले में आज अहकामात भी जारी कर दिए। उमर खालिद के खिलाफ UAPA कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया और तब से वो जेल में हैं। उमर खालिद ने अपनी वालदा की सर्जरी के पेश नज़र उनकी देखभाल के लिए 15 दिनों की अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिससे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जुज़वी राहत दी और 3 दिन की अबूरी ज़मानत को मंजूर किया है। अदालत ने ज़मानत के दौरान उमर खालिद पर कई शराइत भी आयद कर दी हैं। अदालत के मुताबिक वो दिल्ली NCR हदूद से बाहर नहीं जा सकते और हुक्काम को फराहम करदा पते पर भी उन्हें क़याम करना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि हॉस्पिटल के अलावा किसी और मुकाम पर जाने की भी उमर खालिद को इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा ज़मानत के दौरान सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने की भी शर्त आयद की गई है। ईरान ने अमेरिका से जंगबंदी मुजम्मिद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने अपने बयान में कहा कि संजीदगी और नेकनियती मगर ठोस मंतिक़ी शुकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकिरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा चाहता है, मुंजमद असासों का इजरा किया जाए, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी ख़ज़ाक़ी का खात्मा भी किया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। इसके अलावा अमरीका से मुज़ाकिरात का महवर लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग को ख़त्म करने पर है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि इस वक्त ईरान से मुज़ाकिरात जारी हैं और ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से अफजुदा यूरानियम को लेकर इससे तबाह करने का इरादा रखते हैं। वाइट हाउस में ईरान के पास मौजूद यूरानियम के हवाले से पूछे जाने पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम यूरानियम लेंगे, हमें यानी अमेरिका को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए, हम इसे हासिल करने के बाद तबाह कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अफजुदा यूरानियम ईरान के पास नहीं रहने देंगे। अमेरिकी सदर ने इस बात के दौरान अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देगा। अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकिरात जारी हैं। साथ ही ये भी दावा भी किया कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सूरत में आप मशरिक़ वस्ता में एक जौहरी जंग देखेंगे जो कि अमेरिका तक पहुँच सकती है, यूरोप आ सकती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने मीडिया को ये भी बताते हुए हैरान किया कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि 99% इसराइली उन्हें यानी ट्रंप को पसंद करते हैं। What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you do? I think they have a president over there that treats him very poorly. You're on the same page with him on Iran? हिंदुस्तान का दौरा शुरू करने से एक दिन पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया अमेरिका का अहम इत्तेहादी और पार्टनर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ कई मामलात पर काम करना है। मार्को रूबियो 4 रोज़ा दौरे पर 23 मई को हिंदुस्तान पहुंचेंगे। उनका दौरा 26 मई तक जारी रहेगा। वो इस दौरान दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और आगरा भी जाएंगे। मीडिया से बातचीत में रूबियो ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी तवानाई बेचना चाहते हैं जितनी वो खरीदना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त पैदावार और बरामदात की तारीख़ी सतह पर है, हम इसे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हिंदुस्तान के साथ बातचीत पहले से जारी है और हम चाहते हैं कि इंडिया के तवानाई के पोर्टफोलियो में हमारा हिस्सा ज़्यादा हो। मार्को रूबियो ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ कई मामलात पर काम करना है, वो हमारा पार्टनर मुल्क है, हम उनके साथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका ये दौरा हिंद बहुत अहम है। And U.S. export, we want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim
President of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. It's something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe, like, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs, and that was my first meeting. And I'm glad we were able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well. Can I come back to Iran finally? Just the latest on the negotiations. The Iranian state media is suggesting that the U.S. proposal has closed some of the gaps, or is potentially closing gaps. Yeah. Well, I don't want to get ahead of it. Here's. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. I'm not going to elaborate on what those are, but everybody knows what those are. But his preference is always a deal. His preference is always an agreement. His preference is always diplomacy. So let's see if we can get there. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. And how do you intend to get Raul Castro to the United States? Well, that was a grand jury in South Florida returned an indictment of Raul. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। जिनसी हरासानी मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे भगीरथ को बचाया। साबिका वजीर केटीआर का इल्जाम, कहा बंडी संजय को वजारत से बर्खास्त करे मोदी हुकूमत। बीआरएस इख्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मंसूबे को 100% मनसूख कर देगी। साबिका वजीर हरीश राव का बयान, कहा कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कर रही है कारोबार। हीरा गोल्ड सरमाके स्कैम में मुबैना तौर पर मुलविस मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख को ईडी ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद मुंतकिली के बाद जांच का अमल हुआ तेज। तलबा की उम्मीदें खत्म हो गई, तालीमी साल ज़ाय होने से बचाया जाए। नीट पर्चा लीक और सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस लीडर पवन खेरा का बयान। जेएनयू तलबा तंजीम के लीडर उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अबूरी जमानत। 1 जून से 3 जून तक मां के इलाज के सिलसिले में अदालत ने दी राहत। ईरान ने अमेरिका से जंगबंदी मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। मुआहदे के लिए लबनान में भी जंग खत्म करने पर दिया जोर। और ईरान से अफजुदा यूरानियम को लेकर इसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इलेक्शन लड़ने भी मैं तैयार हूँ। अमेरिका के सदर ट्रंप के अजीबोगरीब बयानात का सिलसिला जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।